नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। शादी की पहली रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, पार्ट 2। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए इस कहानी का पार्ट 1 जरूर देखें। जिंदगी में खुशियां बनकर देख लीजिएगा। तब तक आप पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा आए। ठीक है कहकर सुभाष जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और नंदिनी जी पीयूष का सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती हैं। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती हैं, उठ पीयूष बेटा, चल जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर। जी माँ कहकर पीयूष आहिस्ते से उठकर बैठता है और नंदिनी जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ आज सुबह सुबह वो आपकी कहते हुए शांत हो जाता है। पर नंदिनी जी उसकी माँ थी, वो सब समझ जाती हैं कि पीयूष श्रेया की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बैठाते हुए कहती हैं, वो अब कभी नहीं आएगी तेरे कमरे में बेटा, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है और रुकती भी किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती है। नंदिनी जी की बातों से खुश होना चाह रहा था पीयूष, पर वो खुश नहीं हो पाया। शायद एक कमी सी खली थी आज पहली बार उसे श्रेया के लिए। पर अपने दिल की ना सुनकर वो नंदिनी जी को कहता है, ठीक है माँ, अच्छा हुआ कि वो हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल ही गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए और दवा। ठीक है कहकर नंदिनी जी पीयूष को नाश्ता और दवा देकर चली जाती हैं। पर पीयूष कहीं ना कहीं बेचैन सा लग रहा था। उसे इंतजार था श्रेया के एक झलक का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि श्रेया उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस श्रेया के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी और शायद श्रेया उसकी कमजोरी बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इन 2-3 महीनों में पीयूष का दिल श्रेया के प्रति नहीं पिघलता था। जब वो नींद में सोई रहती तो उसे घंटों निहारता, उसकी उदासी को भी भांप लेता, पर कभी जताता नहीं था। शायद उसका पुरुषत्व अहंकार उसे उसके सामने झुकने ही ना दिया। वो जितनी नफरत करता था उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर पीयूष कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर कड़वे शब्द परोस देता श्रेया की थाली में। खैर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे श्रेया के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल बोल पाता तो श्रेया उसके पास होती। इधर सुभाष जी पुलिस स्टेशन ना जाकर अमन के घर पर जाते हैं जहां श्रेया थी, और ये बात सिर्फ सुभाष जी और अमन को पता था। दरअसल जब श्रेया घर छोड़कर जा रही थी तब सुभाष जी पानी पीने के लिए उठे थे। वो चाहते तो श्रेया को रोक सकते थे, पर वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि वो चाहते थे कि श्रेया को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार थी। इसी कारण उन्होंने अमन को फ़ोन करके श्रेया के जाने की खबर दे दी, ताकि श्रेया उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सके और वो तब तक श्रेया के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर ले। वो नहीं चाहते थे कि श्रेया और अपमानित हो और घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि कई बार आते जाते पीयूष के कमरे से पीयूष की हृदय भेदी शब्द श्रेया के लिए सुन चुके थे, जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। वो कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए जो उनके दोस्ती के वादे की बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी, उन्होंने तो बस अपने मरते दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे
कि श्रेया अकेली नहीं है, उसके साथ हैं हम, उसके रक्षक बनकर। पर वो आज गलत साबित हो गए। 3-3 जिंदगियों को बर्बाद करके वो खुद की नज़रों में गिर चुके थे। इसलिए उनके अंदर ना इतनी हिम्मत थी और ना हालात थे कि वो पीयूष को कुछ कह सके। वो बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ भी बोलने का हक वो खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी उसे सुधारने का यही मौका दिखा उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं पीयूष इस वचन की बेड़ियों से बंध चुका था। तभी तो टीना से दूरियां बनाने में कामयाब रहा। ये सब सोचते सोचते सुभाष जी अमन के घर पहुंच जाते हैं और श्रेया से मिलकर कहते हैं, श्रेया बेटा मुझे माफ़ कर दो, हार गया। तुम्हें तुम्हारे हक को दिलाने में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए बेटा। मैं ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए इन बेड़ियों से। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों? अमन जी को कहकर रोक लिया मुझे यहाँ। प्लीज़ पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच में। कहते कहते श्रेया बिलक बिलक कर रो पड़ती है। कैसे कर दूँ आज़ाद बेटा तुम्हें, क्या मुँह दिखाऊंगा ऊपर जाके मैं तुम्हारे पिताजी को। तुम मेरी ज़िंदगी हो और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा न सोच लूँ तुम यहीं रहोगी। अमन के पास मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा और अपने पैरों पर खड़ा कराऊँगा, इसीलिए इस पिता पर भरोसा रखो। सुभाष जी ऐसा कहकर रोने लगते हैं और श्रेया के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर सुभाष जी श्रेया के लिए अच्छे कॉलेज का पता कर रहे थे और उधर पीयूष की जिंदगी जैसे थम सी गई। उसके लिए समय काटना कठिन सा होने लगा। वो आए दिन किसी न किसी रूप में श्रेया को याद कर ही लेता। श्रेया की कमी पीयूष को ही नहीं बल्कि उठते जागते नंदिनी जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से श्रेया के नाम के आंसू भी छलक उठते थे, पर आस की किरण बुझ चुकी थी। कई दिन हो गए थे श्रेया को उस घर से गए हुए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इधर पीयूष भी श्रेया की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज़ श्रेया को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बिना माँ। वो मेरी आदत हो गई है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। माँ प्लीज़ उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ माँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं उसके वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा था पीयूष, जिसे देखकर नंदिनी जी को आश्चर्य होता है। वो पल भर के लिए सोचने लगती है जिससे कभी इतनी नफरत करता था, आज उसी के लिए इतनी बेचैनी। ये उसका प्यार ही था जो नफरत की सख्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पर आज ये बेड़ियां टूट चुकी थीं, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश होती है और श्रेया के लौट आने की उम्मीद फिर से सांसें लेने लगती है। ये खुशखबरी नंदिनी जी सुभाष जी को सुनाने जाती हैं और सुभाष जी भी सुनकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर वे लोग भी तो यही चाहते थे कि पीयूष को एहसास हो श्रेया की कमी का। पर अचानक से नंदिनी जी उदास हो जाती हैं और कहती हैं, पीयूष के पापा श्रेया को गए आज 8 दिन हो गए, पर उसकी कोई खबर नहीं है। हमें कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? मुझे पता है नंदिनी श्रेया कहाँ है, पर क्या
वो पीयूष की जिंदगी में वापस आना चाहेगी। सुभाष जी भी थोड़ा गंभीरता भरे लहजे में कहते हैं, जी आपको पता है श्रेया कहाँ है? फिर आपने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? खुश होते हुए नंदिनी जी कहती हैं, हाँ नंदिनी, वो अमन के घर पर है, पर ये बात अभी पीयूष को तुम बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीयूष आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ श्रेया को अपनी जिंदगी में लाने का सोचे। गंभीरता पूर्वक सुभाष जी कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। ऐसा कहकर नंदिनी जी अपना काम करने रसोई में काम निपटाने चली जाती हैं। इधर पीयूष की हल्की आंख ही लगी थी कि उसे ऐसा लगा मानो श्रेया उसके पास खामोश खड़ी है। उसकी खामोशी उसे अंदर से चीर रही थी। वो उसके मुंह से शब्द सुनने को उतारू था। उसकी उदास आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। उसके गेहुए में वो उलझना चाह रहा था, पर नहीं उलझ पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो श्रेया से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके होठ सिल गए थे। वो श्रेया को बाहों में भरकर भरोसा दिलाना चाह रहा था, और वो उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर, कि तभी अचानक नहीं की चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती है और उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू छलक उठते हैं। श्रेया का एहसास उसके कतरे कतरे में बस गया था। वो चाह कर भी श्रेया को भुला नहीं पा रहा था। शायद वो थी ही इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई पीयूष पर भावी गया। पीयूष अपनी जिंदगी में बहुत लड़कियों से मिला, पर श्रेया जैसी सहनशील, गंभीर, सौम्य, साधारण लड़कियों आज तक उसने नहीं देखी थी और ना ही उनसे मिला था। सच में वो दीवाना हो गया था श्रेया के खामोशी का, उसके धैर्य का। वो कई बार टीना से उसकी तुलना करता, पर हर बार श्रेया टीना से कहीं बेहतर साबित होती। टीना उन लड़कियों में से थी जो प्यार के साथ अपना आधिपत्य जमाने में विश्वास रखती थी, और श्रेया आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती थी। तभी तो अभी तक वो समर्पित थी एक ऐसे बंधन के लिए जो उसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते पीयूष आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने कमरे से बाहर आता है और नंदिनी जी और सुभाष जी को आवाज़ लगाने लगता है, माँ, माँ कहाँ हैं आप? मुझे आप लोगों से बात करनी है। पीयूष की आवाज़ सुनकर नंदिनी जी और सुभाष जी बाहर आते हैं और सबसे पहले पीयूष को सोफा पर बैठाते हुए सुभाष जी कहते हैं, तुम हमें बुला लेते अपने कमरे में, तुम्हें उठकर आने की क्या ज़रूरत थी? अभी भी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हो पीयूष बेटा। अब मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी के अभी श्रेया को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसे कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि आपकी बहू 8 दिनों से गायब है? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे वापस श्रेया को अपनी ज़िंदगी में लाना है। पीयूष की बातों से श्रेया के लिए बेचैनी देखकर अब तक सुभाष जी को पूरा विश्वास हो गया था कि पीयूष सच में श्रेया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसीलिए वो पीयूष को भरोसा दिलाते हैं कि श्रेया जल्द से जल्द वापस घर लौट आएगी और वो श्रेया को लेकर आएंगे। ऐसा कहकर सुभाष जी नंदिनी जी को कहते हैं कि पीयूष को अंदर कमरे में ले जाएं और आराम करे। पीयूष नंदिनी जी के साथ कमरे में चला जाता है और सुभाष जी श्रेया से मिलने अमन के घर जाते हैं।
अमन के घर की घंटी बजती है। टिंग टोंग। अमन आकर दरवाज़ा खोलता है और श्रेया को आवाज़ देता है। श्रेया भाभी। आवाज़ सुनकर श्रेया आती है और सुभाष जी को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, पापा जी क्या बात है, इतनी रात गए, सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ। चलो बेटा घर वापस चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। पीयूष तुमसे बेहद प्यार करता है, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। सुभाष जी याचिकाकर्ता की तरह श्रेया से याचना कर रहे थे। नहीं पापा जी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं पापा जी? बेटी के रिश्ते से या बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी, इन रिश्तों के बोझ से मैं और अपमानित नहीं होना चाहती पापा जी। कहते कहते रो पड़ती है श्रेया। मत रो बेटा, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। मैंने पीयूष की आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखा है, तुम्हारे लिए प्रेम देखा है, इसलिए मेरा विश्वास करो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लौट आओ बेटा, लौट आओ मेरे बेटे की ज़िंदगी में। कहते कहते वो भावुक हो जाते हैं। सुभाष जी को भावुक देखकर श्रेया जी पापा जी कहकर सुभाष जी से ऐसे लिपटकर रोने लगी जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपटकर रोती है। आज देखा जाए तो सुभाष जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया था। वो ससुर होते हुए भी बहू के जीवन को पूरी तरह सुरक्षित करके ही अपने घर ले जाना चाहते थे और वो सफल भी हुए। इधर श्रेया अपने थोड़े बहुत सामान बांधती है और उधर सुभाष जी नंदिनी जी को फ़ोन करके कहते हैं, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। श्रेया के आने की खबर सुनकर नंदिनी जी खुशी से झूम उठती हैं और बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतज़ार करने लगती हैं। और जैसे ही सुभाष जी श्रेया को लेकर आते हैं, नंदिनी जी उसका फिर से गृह प्रवेश करती हैं, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर दोनों सास बहू गले मिलकर इस कदर रोईं जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती है। सच में बहुत भाग्य से मिलते हैं ऐसे सास ससुर। श्रेया खुशकिस्मत थी जो माता पिता समान सास ससुर मिले थे। नंदिनी जी से मिलकर श्रेया भी काफ़ी खुश थी और अंदर अंदर एक बेचैनी थी, पिया मिलन की बेचैनी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में पीयूष जी भी उसे पसंद करने लगे हैं और बेसब्री से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। यही सब सोचकर श्रेया के गाल सुर्ख लाल हो रहे थे, आंखों में शर्म का पानी तैर रहा था, होठों पर मध्यम मुस्कान दिख रही थी। आज प्रेम से प्रेम का मिलन होने जा रहा था, पर अब तक तो पीयूष को पता ही नहीं था कि श्रेया लौट चुकी है, क्योंकि वो तो श्रेया की यादों में लिपटकर नींद के आगोश में था। खैर नंदिनी जी श्रेया को पीयूष के कमरे में जाकर आराम करने को बोलती हैं और सुभाष जी और नंदिनी जी अपने कमरे में खुशी खुशी चले जाते हैं। श्रेया धीमे कदमों से पीयूष के कमरे में जाती है और आहिस्ते से पीयूष के पास आकर बैठ जाती है। पीयूष गहरी नींद में सो रहा था और श्रेया उसे अपलक निहार रही थी। आज पहली बार वो पीयूष को अपने हमसफ़र की नज़रों से देख रही थी कि अचानक उसे पीयूष की कही वही सब बातें याद आने लगती हैं जिससे वो आहत होती थी। वो झट से अपने कदम पीछे कर लेती है और जैसे ही उठकर जाने लगती है,
वैसे ही पीयूष उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, रुक जाओ श्रेया, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, पर देखो तुम्हारी आहट मुझे नींद में भी परेशान करती है। तुम्हारी खुशबू मेरे रग रग में बस चुकी है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना श्रेया, मैं मर जाऊँगा अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे आँखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, पर लौट आओ मेरी ज़िंदगी में। मैं उन 7 वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो श्रेया, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो कहना है, पर ऐसे खामोश मत रहो, नहीं सहन होती तुम्हारी ये खामोशी। डर लगता है तुम्हारी खामोशी से। भगवान के लिए निकल दो अपने दिल के दर्द को श्रेया। कह डालो तुम्हें जो कहना है। आज तुम्हारा ये दोषी तुम्हारे सामने है। कह दो श्रेया, आज अपने होठों को मत सिलो। कह दो जो कहना है। आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ श्रेया। पीयूष बस आज सब कुछ कह देना चाहता था जो उसके दिल में था। वो हाले दिल सुना देना चाहता था, पर श्रेया अब तक खामोश थी, जड़वत सी खड़ी थी। बस आंखों से निर्झर धारा बहे जा रही थी। शायद उसके खामोशी से निकले आंसू वो सभी दर्द के थे जो पीयूष ने अब तक दिया था। वो उसे बहा देना चाहती थी ताकि आने वाले कल में उसकी परछाई भी न आए। आज उसका पति पानी ग्रहण करने को तैयार था, हर शर्त पर वचन की बेड़ियों को तोड़कर हर रिश्तों की बेड़ियों में बंधने को तैयार था। पर श्रेया डर रही थी इस ख्वाब रूपी सच से, इसलिए खामोश थी। उसकी खामोशी पीयूष को बेचैन कर रही थी, इसलिए वो बेड से उतरकर श्रेया के सामने जाता है और झुक जाता है उसके सामने बिल्कुल किसी भिक्षुक की तरह और भीख मांगने लगता है अपने प्यार की। क्या सच में सच्ची मोहब्बत बदल देती है किसी इंसान को? आज श्रेया भी वही देख रही थी। वो नफ़रत की दास्तां और ये प्यार की दास्तां देखकर श्रेया खुद को रोक नहीं पाई और पीयूष के सीने से लग जाती है और रो पड़ती है। उसके दीवानी में पीयूष भी उसे बाहों के आगोश में भरकर भावुक हो जाता है। आज सही मायने में इस रिश्ते को सच्ची पहचान मिली थी। जो रिश्ता वचन की बेड़ियों में बंध कर बंधी थी, वो आज प्यार के बंधन में बंध गई थी। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।